तज़किरा के इस पहले शुमारे में आप सभी दोस्तों का खैर मकदम है। TWD के स्टूडियो से आपके साथ बराह रास्त हम जुड़ चुके हैं। अब बखूबी वाकिफ़ है कि हिंदुस्तान की सियासत में एक अलग ही किस्म का इनकलाब देखने को मिल रहा है। जिस तरह से अपोजिशन पार्टीज़ का एक गठबंधन बन गया है, तो उसी हवाले से हमारे साथ आज के मेहमान खुसूसी सहाफ़ी और तज़किया निगार अज़हर हुसैन जुड़ चुके हैं। अज़हर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे इस पहले शुमारे में आने के लिए। आपका भी बहुत शुक्रिया। हमें समझाइए कि एक अलायंस अपोजिशन का सामने आया है, इंडिया अलायंस के तहत, क्या इसकी मजबूरियात है और क्यों ये सबसे पहले क़याम में लाया गया? इंडिया अलायंस अगर हम देखें, इट्स अ नेचुरल सक्सेसर टू यूपीए। एक इवॉल्व्ड हम कहेंगे एक अलायंस बना है, और शायद इन्होंने इसमें ये देखा कि जो यूपीए अलायंस इससे पहले था उसमें कौन कौन सी खामियां रहीं, एंड उन खामियों को दूर करने की एक कोशिश यहाँ पे साझे तरीके से इन्होंने की है। तो इसमें लगभग 26 पार्टियां जो है ऑल ओवर इंडिया है, जिसमें कुछ ऐसी पार्टीज़ भी है कि जिनकी स्टेट गवर्नमेंट आज के दौर में है, चाहे आप टीएमसी को ले लें या कांग्रेस की ही कुछ स्टेट्स के अंदर हुकूमत है, और इसी तरीके से अरविंद केजरीवाल जी की जो हुकूमत है आम आदमी पार्टी दिल्ली और पंजाब में है। सो इट्स ए फोर्स टू रेकन विद। दिस इज फॉर अ लॉन्ग टाइम वी कैन सी कि 2014 से लेकर आज तक, जब से ये अलायंस नहीं बना था, तो तब तक हम देख रहे हैं कि एक डोमिनेटिंग फोर्स जो था, और पूरे कंट्री में ये देखा जा रहा था शायद अपोजिशन अब डाई डाउन हो रही है, अपोजिशन के अंदर उतना दम नहीं है कि वो जो रूलिंग पार्टी है उसके खिलाफ कुछ बोल पाए या कोई एक्शन कर पाए। सो समहाउ यू कैन सी इट एज अ मिरेकल आउट ऑफ ब्लू कि अपने सारे मतभेद को, अपनी सारी डिफरेंसेस को दूर रखते हुए, हालांकि उसके लिए इनको बहुत कोशिशें करनी पड़ी, जिसके अंदर आप देखेंगे कि जो पहली इसकी बैठक थी, जो पहली समिट थी, तो उसमें अरविंद केजरीवाल साहब नहीं आए। तो उन्होंने कहा कि ना ही हम बीजेपी के साथ जाएंगे। ही मेड अ ट्वीट एंड सेड वी आर नॉट गोइंग टू साइड विद बीजेपी, नाइदर बीजेपी नॉर कांग्रेस। सो इट वाज अ काइंड ऑफ अ स्ट्रॉन्ग रेजनमेंट, या कुछ ऐसी चीजें थी कि जिनके ऊपर वो कांग्रेस को पहले लाना चाहते थे, एंड आफ्टरवर्ड्स इट वाज क्लियर कि जो दिल्ली ऑर्डिनेंस था उसमें ये चाहते थे कि कांग्रेस सपोर्ट करे अरविंद केजरीवाल जी के स्टैंड को। तो समहाउ, तो जिस तरीके से हम कहते हैं कि पॉलिटिक्स इज मैनेजिंग contradictions. So they have somehow found out a way to manage their contradictions and come together and sit कि किस तरीके से आने वाले लोकसभा इलेक्शंस में वो बीजेपी को कंटेन कर सके, और कंटेन ही नहीं, क्योंकि इससे पहले जैसे आप देखेंगे जो रूलिंग पार्टी थी, इट हैज ऑलवेज बीन ऑन एन ऑफेंसिव पोजीशन। तो वो डिफेंसिव पोजीशन पे नहीं थी, यहाँ से अपोजिशन डिफेंस करना पड़ता था हमेशा। बट दिस टाइम वी आर फीलिंग कि द हीट ऑफ दिस अपोजिशन, जो ये एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन बनी है, उसकी हीट अब रूलिंग पार्टी अब फील कर रही है, एंड दैट्स व्हाई यू आर सीइंग एनडीए मीटिंग भी हुई है हाल ही में, और उसकी बहुत सारी लेयर्स है, बहुत सारी वजह है कि ये क्यों हो रहा है। इवेंचुअली आप इतने साल तक अगर हुकूमत करेंगे तो उसके बाद लोगों का भी मनमुटाव चेंज हो जाता है, एंड आपका जो मैनिफेस्टो है, इफ यू कीप ऑन रिपीटिंग दैट, सो उसके बाद लोग आपसे कुछ नया चाहते हैं, एंड चेंज इज समथिंग विच इज इनएविटेबल। तो चेंज तो आनी ही आनी होती है। कहीं ना कहीं हम ये देख रहे हैं कि ऑपोजिशन का मोरल बूस्ट हुआ कर्नाटका की विन के बाद, लेकिन एक सवाल बड़ा ये है कि हाल ही में जब एनडीए की मीटिंग हुई तो उसमें पीएम मोदी ने एक डंके की चोट पे ये बात कही कि इनका जो अलायंस है ये मजबूरी पे है, लेकिन हमारा जो अलायंस है वो मजबूती का है। इनका मजबूरी का है, हमारा मजबूती का। वहीं पे एक सवाल जो बनता है कि क्या ये जो अपोजिशन है अपनी कॉन्ट्रडिक्शंस को मैनेज कर पाएंगे कि नहीं? जिस तरह से आपने कहा, वो एक बड़ा चैलेंज रहेगा इनके लिए। देखिए, मजबूरी और मजबूती की बात नहीं होती है। जितने भी पॉलिटिकल अलायंसेस होते हैं वो म्यूचुअल इंटरेस्ट के ऊपर होते हैं। तो म्यूचुअल इंटरेस्ट के हिसाब से ही यूपीए भी बनता है, म्यूचुअल इंटरेस्ट के हिसाब से एनडीए भी बनता है, और म्यूचुअल इंटरेस्ट जो इन्होंने देखा यहाँ पे, तो उसी हिसाब से इंडिया अलायंस भी बना है। और सबसे बड़ी बात जो कर्नाटका की बात आपने कही, तो कर्नाटका में हमें एक
आउट ऑफ द वे जो इन्होंने पॉलिसी की उस वक्त कांग्रेस ने, वो हमें वहां पे देखने को मिली, जिसके अंदर आप देखेंगे कि जहां पर भी इलेक्शंस हुआ करते थे तो सेम रेटरिक जो यहाँ से रूलिंग पार्टी देती थी तो उसका यहाँ से डिफेंस, उसका यहाँ से रिबटल होता था जी। तो वहां से बात आती थी, यहाँ से रिबटल होता था, बट कर्नाटका हैज समथिंग एल्स इन इट। तो यहाँ पे उस रिबटल में, उस डिबेट में आने के बजाय कांग्रेस चूज टू प्रेजेंट इट्स ओन नैरेटिव। जो उनका नैरेटिव है, जो उन्होंने डेवलपमेंट के बारे में बोला, वहाँ राशन के बारे में बोला, वहाँ जो अनएम्प्लॉयड यूथ है उनको रिन्यूमरेशन दिया, तो उस चीज के ऊपर उन्होंने अपने वोटर्स को ल्योर करने की कोशिश की। सो दे टोटली नेग्लेक्टेड व्हाट एवर बीजेपी वाज सेइंग देयर, एंड दिस हैज समहाउ वर्कड एंड इट हैज वर्कड वेल। वन थिंग इज देयर दैट द मैसेज, बीजेपी का जो मैसेज है वो कहीं ना कहीं कर्नाटका के लोगों तक नहीं पहुंचा। उसकी वजह ये है कि कहीं ना कहीं लैंग्वेज बैरियर्स है। लेकिन नॉर्थ में हमने देखा बीजेपी अपनी ज़ोर शोर से काम कर रही है, हुकूमत में भी है, यूपी में हाल ही में फिर से हुकूमत में आई। तो क्या लगता है आपको, नॉर्थ में कहीं ना कहीं वो जो पीक है बीजेपी के जो जड़ें हैं वो बहुत ज़्यादा मजबूत है कि नहीं? देखिए इसमें एक पॉइंट जो मैं ऐड करना चाहूँगा वो बिहार के हवाले से है। आरजेडीयू पहले एनडीए का अलायंस था, अलायंस मेंबर था, लेकिन अब नहीं रहा, अब इंडिया अलायंस का मेंबर है। कहीं ना कहीं झटका तो लग ही रहा है, नॉर्थ में भी मिला है बीजेपी को। देखिए सबसे पहली बात, जो डिवाइड नॉर्थ एंड साउथ, पॉलिटिकल डिवाइड जो हम कहेंगे या पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज है, वो वहाँ पे हिस्टोरिकली रहा है। उसमें लैंग्वेज एक बैरियर हम नहीं कह सकते, लेकिन लैंग्वेज को एक डोमिनेटिंग फैक्टर के तरीके से यूज करना, जिस तरीके से यूनियन होम मिनिस्टर ने बहुत बार हिंदी को राष्ट्रभाषा और हिंदी को हर किसी जगह पे इम्प्लीमेंट करवाने की कोशिश की, एंड वी सॉ कि जो साउदर्न स्टेट्स है दे केम अप विद अ बैकलैश फॉर दिस, और उनकी जो लैंग्वेज है उसको एक हिसाब से मान्यता देने के लिए उन्होंने बड़ी कोशिशें की। सो दैट हैज ऑलवेज बीन देयर। और बीजेपी के इनरोड्स जो है आज की डेट में भी हम देख सकते हैं कि साउथ में बीजेपी लोगों को हिट नहीं कर पाए, उनके हार्ट्स एंड माइंड्स को हिट नहीं कर पा रही है। रही बात अब नॉर्थ की, तो नॉर्थ में दो चीजें हैं। देखिए सबसे पहली बात कि नॉर्थ में जो पीक था वो पीक बीजेपी ने पिछली इलेक्शन में ही क्रॉस कर लिया। 303 सीट्स जो है लोकसभा की फुल मेजॉरिटी है, तो यूपी में जो उनको मेजॉरिटी मिली, तो उस वजह से हमें दिखता है कि वो पीक जो है, वो पीक तो अब उन्होंने टच कर दिया। देयर इज नथिंग मोर टू अचीव। तो सिवाय उनको साउथ की तरफ जाने की कोशिश की, और उस पीक को हासिल करने के बाद भी अब रिटेंशन की बात है, क्या आप उस पीक को रिटेन कर पाएंगे कि नहीं। तो उसमें भी आज के दौर में प्रश्न चिन्ह ये बनता है कि आप रिटेन नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि जब आपने हुकूमत बनाई, नीतीश कुमार आपके साथ थे, तो आरजेडीयू जो है वो अलग निकल गई, तो वो लालू जी की जो सरकार है, उनकी जो पार्टी है, उनके साथ मिलके तेजस्वी यादव के साथ उन्होंने हुकूमत बनाई। तो वन ऑफ द प्राइम पार्टनर्स ऑफ बीजेपी, तो वो अलग हो गए, उनके भी लोकसभा मेंबर्स बहुत सारे हैं। इसी तरीके से हिस्टोरिकली जो बीजेपी के साथ हमेशा रहे हैं, वो महाराष्ट्र के अंदर आप देखेंगे कि शिवसेना रही है। तो शिवसेना का भी ये आज की डेट में है कि शिवसेना फील्स कि दे हैव बीन बिट्रेड। और लोगों की बात अगर आप करें तो शिवसेना के भी दो टुकड़े हो चुके हैं, एक नाथ शिंदे का एक है, उद्धव ठाकरे का एक पार्ट है। बट लोगों का ये मानना है, और ये मान्यता आप देख सकते हैं वहां पे, कि नेचुरल सक्सेसर टू शिवसेना इज उद्धव ठाकरे। एक नाथ शिंदे जी नहीं है। एक नाथ शिंदे जी की वहां पे जिस तरीके से हुकूमत बनी है, कहीं ना कहीं ये फीलिंग है कि प्रॉक्सी से बनी है। वो सही बात है, एंड दैट्स क्वाइट एविडेंट वहां पे इस तरीके से है। तो वहां का भी फील जो है, दे फील बिट्रेड। तो दैट्स व्हाई यू सी शिवसेना नाउ गोइंग टू इंडिया, एंड इसी तरीके से आप आरजेडी भी देख रहे हैं कि इंडिया की तरफ जा रहे हैं। और बीच में अगर आप देखेंगे कि अकाली दल का भी मामला हुआ था पंजाब इलेक्शंस में, तो अकाली दल जो हमेशा से बीजेपी का एक साथी रहा है, तो उनके भी दरमियान भी मतभेद आए हैं। तो नॉर्थ इंडिया में भी आप देखेंगे कि जो रूलिंग पार्टी आज के दौर में है, इट हैज टू गो थ्रू टफ टाइम्स, और कुछ इश्यूज ऐसे बने हाल ही में, क्योंकि अगर आप देखेंगे फ्रॉम पास्ट 9 years, तो बीजेपी हैज स्वीप्ड ऑल इट्स अपोजिशंस। जो अपोजिशन उन्होंने बड़े टैक्टफुली उनको मेंटेन किया, एंड इस स्टेट्समैनशिप को आप
सराह सकते हैं कि किस तरीके से उन्होंने किया, बट लेटली वी फील कि थिंग्स आर फॉलिंग अपार्ट। और उसमें आप पार्लियामेंट का सेशन भी चल रहा है, उसमें आप देखिए मणिपुर के ऊपर जो बात उठ रही है और किस तरीके से वहां पे पार्लियामेंट का सेशन जिस तरीके से चलना चाहिए उस तरीके से चल नहीं पा रहा है। सो देयर आर ट्रबल्स, देयर आर प्रॉब्लम्स ऑन वेरियस लेवल्स व्हिच एनडीए हैज टू एड्रेस। ऑफ कोर्स आपसे मज़ीद भी जानने की कोशिश करूंगा। जिस तरह से आपने कहा कि बीजेपी ने जो अपनी जो पीक है वो हासिल कर ली है, उसका हमने रिसेंटली यूपी के चुनाव में देखा कि अखिलेश यादव कहीं पे उससे पहले मौजूद नहीं थे। उनकी हुकूमत उनका जो वोट शेयर था वो बहुत कम था, लेकिन हाल ही में हमने देखा कि उन्होंने योगी जी की जो हुकूमत है उनको अच्छी खासी टक्कर दी, एक अच्छा खासा वोट शेयर उन्होंने भी हासिल कर लिया। वहीं पे हमने बिहार में भी देखा कि वहाँ पे भी एक फ्रैक्चर्स हुए हैं। अब देखना बाकी ये रहा कि जिस तरह से राहुल जी ने हाल ही में एक बहुत बड़ी क्लेम की कि जब राजस्थान का इलेक्शन आएगा, मध्य प्रदेश का इलेक्शन आएगा तो उसको स्वीप करेंगे। आपको लगता है कि इस तरह का होगा? अगर ऐसा हुआ तो इंडिया अलायंस को बहुत बड़ा बूस्ट मिल सकता है। देखिए, राजस्थान में पहले ही उनकी गवर्नमेंट है और मध्य प्रदेश में भी आप देखेंगे कि एक फिर कॉम्पिटिटर की हैसियत से वहाँ पे कांग्रेस आया हुआ है पिछले इलेक्शंस में। और जिस तरीके से आपने सही तरीके से अबरार साहब यहाँ पे कहा कि यूपी इलेक्शन में अखिलेश यादव का जो आप ग्राफ देखेंगे एज कम्पेयर टू 2014 एंड 2019 में, तो वो ग्रो हो चुका है। तो उस ग्रोथ को आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते। सो अगेन इंडिया अलायंस और इसके जो पार्टनर्स वहाँ पे हैं, these are becoming a formidable force to reckon with। जी, एक्चुअली आप देखिए, और वहाँ पे भी प्रॉब्लम ये थी कि जो 2014 में जो मुलायम सिंह जी थे या उनके बेटे थे या उनके अंकल थे, तो उनके दरमियान भी कुछ मतभेद देखने को मिले। बट दीज थिंग्स आर नाउ a thing of the past and they have evolved out of it। So we see now कि इंडिया अलायंस जो है वो किसी ना किसी तरीके से एक अपोजिशन का एक असली चेहरा आप सामने ला रहा है। आपसे ये भी जानने की कोशिश करूंगा कि जिस तरह से आपने कहा कि एक अपोजिशन सामने है, वहीं पे हमने देखा कि कहीं कहीं पे जिस तरह से प्रोटेस्ट हुए, रेसलर्स के प्रोटेस्ट हुए, शाहीन बाग का प्रोटेस्ट हुआ, तो शाहीन बाग के प्रोटेस्ट के हवाले से एक मुस्लिम वोट का सवाल बनता है कि मुस्लिम वोट कहाँ जाएगी। AIMIM के जो लीडर है असदुद्दीन ओवैसी, उनको यूजुअली आप कंसिडर कर रहे हैं कि ये मुसलमानों के लीडर है, लेकिन कहीं ना कहीं उन पे भी यह सवाल उठता है कि जी आप बीजेपी की बी टीम है। आपको क्या लगता है मुस्लिम वोट कहाँ जाएगा? जबकि नरेंद्र मोदी की जो गवर्नमेंट है, प्रधानमंत्री की, उनकी तरफ से कोशिशें रही है कि मुस्लिम समाज का जो वोट है उसे लेवरेज किया जाए। इसकी एग्जांपल हमने हाल ही में देखी मुंबई में, जहाँ पे वो बोरी कम्युनिटी की मस्जिद में गए, वहाँ पे मुसलमानों के साथ कनेक्ट। क्या लगता है आपको मुस्लिम वोट किस तरफ जाएगा इस बार? देखिए, जिस तरीके से यहाँ पे बात हो रही है तो मुस्लिम वोट भी आज की डेट में यही देखेगा कि इंडिया अलायंस अगर एक अच्छा अलायंस बन रहा है, ठीक, और मुस्लिम वोट भी यहाँ पे हिस्टोरिकली आप देखें कि एक ऐसी कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं आई है कि जिसको उन्होंने ख़ास तौर इस तरीके से एक्सेप्ट किया है कि ये मुसलमान है तो मुसलमान को ही वोट जाएगा। तो इसका कोई हमें एग्जाम्पल नहीं मिलता है। तो जिस हिसाब से आप असदुद्दीन ओवैसी साहब की बात कर रहे हैं, तो असदुद्दीन ओवैसी साहब ने इलेक्शंस लड़े, चाहे बिहार में लड़े चाहे यूपी में लड़े, तो वहाँ पे आप देखे हैं कि उनको रेस्पॉन्स कैसे मिला, उनका क्या रेस्पॉन्स था। तो मुस्लिम कम्युनिटी ने वहाँ पे भी फिर भी एसपी और बीएसपी को ही चुना। तो इवेंचुअली जो ये पोलराइज्ड पॉलिटिक्स है वो नहीं चलने वाली है। वो चल सकती है कुछ देर के लिए, आपको दिख सकता है कि चल रहा है, तो पोलराइजेशन के ऊपर वोट शेयर नहीं होता है। तो उस हिसाब से मैं देख रहा हूँ कि मुस्लिम्स भी आज की डेट में, क्योंकि जो रूलिंग पार्टी की तरफ से कुछ ऐसे इकदाम उठाए गए जो शायद मुस्लिम कम्युनिटी को लगा कि हमारे साथ नहीं है, बट दैट्स अ स्टोरी ऑफ पास नाउ। आप देखें जिस तरीके से आपने कहा कि बोहरा कम्युनिटी के साथ गए, और आज की डेट में प्रधानमंत्री जी यूएई भी जा रहे हैं, मिस्र भी जा रहे हैं, तो वहाँ पे अच्छे रिलेशंस वहाँ बना रहे हैं। सऊदी अरेबिया के साथ हमारी बड़ी स्ट्रॉन्ग रिलेशंस है। सो दैट्स समहाउ गिविंग अंडर करंट मैसेज कि जो मुस्लिम कम्युनिटी को हम अपनी तरफ फिर से लाना चाहते हैं, एंड बीजेपी भी उसमें बड़ी कोशिश कर रही है। देयर आर बीजेपी लीडर्स हु आर मुस्लिम्स हु आर ट्राइंग टू गो टू द मुस्लिम पॉकेट्स और वहां से अपने लिए सपोर्ट लाएं। तो उसमें यही है कि
आज की डेट में भी अगर हम देखें कि मुस्लिम वोट अभी भी ऐसे का ऐसा ही है, उसमें देखेंगे ज़्यादा चांसेस अगर आप कहें तो प्रोबेबिलिटी यही है कि वो इंडिया अलायंस की तरफ जाए। इसमें एक सवाल जो है, जिस तरह से आपने इंडिया अलायंस की बात की, इंडिया अलायंस के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती होगी कि उनको एक पीएम कैंडिडेट सामने रखना है जो पीएम मोदी के स्टैचर का हो या उसको टक्कर दे पाए। लेकिन कहीं न कहीं वहाँ पे लगता है कि इस तरह का कैंडिडेट नहीं है। क्या लगता है आपको, किस तरह से वो इस चीज़ को मैनेज कर पाएँगे? देखिए, उसमें ये बात आपको समझने की ज़रूरत है कि अगर कांग्रेस आज किसी तरीके से पटरी पे चल रही है, एंड दैट्स बिकॉज कि उन्होंने गांधी परिवार को फिर से कांग्रेस का हेड नहीं बनाया, एंड दैट्स व्हाई यू सी कि एक प्रेसिडेंट ऐसा है खारगे जी जो है, मल्लिकार्जुन खड़गे जी। तो वो गांधी फैमिली को बिलोंग नहीं नहीं करते करते हैं। तो समहाउ जो मैं इससे पहले भी मैंने आपको कहा कि यूपीए में ये चाहिए था कि वहाँ पे डेमोक्रेटाइजेशन हो, जी। हर किसी को मौका दिया जाए, बट गांधी फैमिली या कांग्रेस वहाँ पे हमेशा एपिसेंटर में थी। इसी तरीके से विद इन द पार्टी गांधी फैमिली, तो अगर खारगे जी यहाँ पे आए तो समहाउ देयर इज अ ब्रेथ ऑफ फ्रेश एयर कमिंग इन। तो उस वजह से ये लग रहा है कि अगर इसी मॉडस ऑपरेंडाई को अपनाते हुए इन्होंने इंडिया अलायंस में भी जी। उन फेसेस को लाया जो सिर्फ गांधी फैमिली के साथ नहीं हो। Rahul Gandhi is an option, but he can't be the only option. Yes. There are other options they need to explore. तो अगर एक्सप्लोरेशन की जाए और फिर उसके बाद देखा जाए तो मुमकिन है they can give a face. इसमें शरद पवार जी का नाम आया, हालांकि वो महाराष्ट्र में ही बेस्ड है। उसके बाद अगर हम बात करें, अरविंद केजरीवाल जी भी एक नेशनल फेस बन सकते हैं। लेकिन क्या लगता है आपको, कहाँ जा सकता है? राहुल गांधी जी की अभी भी इमेज उन्होंने बहुत हद तक लेवरेज की है, लेकिन कहीं ना कहीं वो इमेज है, खराब है कि आप नरेंद्र मोदी जी के स्टैचर के नहीं। दैट इज क्वाइट एविडेंट, इसमें कोई दो राय नहीं है कि नरेंद्र मोदी जी की जो इमेज है दैट इज वे टू हाई, एंड दैट्स द रियल टास्क फॉर देम। जो एनडीए की सरकार जितनी भी है, जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज उनके साथ मिले हुए हैं, तो उसमें सबसे बड़ा जो प्लस पॉइंट उनके पास है कि उनके पास एक डिफाइंड लीडरशिप है, चाहे वो नरेंद्र मोदी जी हो, चाहे वो अमित शाह जी हो। दीज फिगर्स या उसके बाद भी जो सेकेंड लाइन लीडरशिप है वहां पे, तो दैट लीडरशिप एग्जिस्ट देयर। लेकिन यहाँ पे उस लीडरशिप को सामने लाकर उसको ग्रूम करके लोगों को कहना कि दीज फिगर्स कैन बी एक्सेप्टेबल थ्रू द लेंथ एंड द ब्रेड्थ ऑफ द कंट्री, तो उस तरीके की लीडरशिप यहाँ पे अभी हमें देखने को नहीं मिल रही है, एंड दैट्स द थिंग दे नीड टू वर्क ऑन। दैट्स अ बिग ड्रॉबैक फॉर इंडिया अलायंस। दैट्स अ बिग बैकड्रॉप फॉर देम फॉर नाउ, वी कैन से फॉर नाउ। अभी पता नहीं है, कुछ अच्छी चीजें वो कर रहे हैं। वो जिस तरीके से आपने कहा कि इंडिया अलायंस भी जो है किस तरीके से, शायद ये लगता नहीं था कि अरविंद केजरीवाल अब फर्स्ट मीट के बाद वहां पे आ पाएंगे, बट इन सेकंड मीट ही सैट डाउन विद कांग्रेस, और वो ट्वीट का भी उन्होंने कुछ फिर किया नहीं। तो वो देख सकते हैं आप कि यहाँ पे एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम की तरफ ये वर्कआउट कर रहे हैं, तो मे बी देयर इज अ फेस। जम्मू कश्मीर के हवाले से आपसे जानने की कोशिश करूंगा कि जिस तरह से जब पहली मीटिंग हुई पटना में इंडिया अलायंस की, तब इसका नाम भी नहीं था इंडिया अलायंस, खाली अपोजिशन मीटिंग थी। तब उमर अब्दुल्ला ने वहां पे बात की और उन्होंने ये कहा कि हम इन पार्टीज का साथ क्यों दें। जब जम्मू कश्मीर का, उन्होंने, उनके वर्ड्स में इस्तेमाल करूंगा कि उन्होंने कहा कि डेमोक्रेटिक मर्डर हुआ था, तब ये सारी पार्टीज कहाँ थी? उन्होंने कहा कि हम इनका साथ क्यों दें। लेकिन अब वो इंडिया अलायंस का पार्ट बन चुके हैं। हालांकि नरेंद्र मोदी जी ने भी उन पे निशाना साधा कि कल तक तो आपस में गालियां दे रहे थे, अब अलायंस बन के सामने आ रहे हो। तो क्या लगता है कि ये इंडिया अलायंस जम्मू कश्मीर के लिए किस तरह से मायने रखती है? इसमें जो ये क्वेश्चन है, ये सबसे पहले अगर जम्मू कश्मीर की आवाम की बात की जाए तो ये डायरेक्ट होना चाहिए टू दोज पॉलिटिकल पार्टीज एंड द लीडर्स ऑफ दोज पॉलिटिकल पार्टीज हु हैव एक्चुअली ज्वाइंड दिस अलायंस, कि उन साहब से हम पूछे कि अगर आपने ये अलायंस ज्वाइन किया है एंड यू से दैट वी आर द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, तो आपने उनसे बार्गेन क्या किया है? अगर आप इस अलायंस में जुड़े हैं तो आपने बार्गेन क्या किया है, हमारे लिए क्या बात है? और जहां तक मैं आपको ये बताता चलूं, एंड यू हैव बीन अ पार्ट ऑफ दैट मीटिंग एज वेल,
जो राहुल गांधी जी जब आए थे, राहुल गांधी आर्टिकल जी 370 के बारे में उनसे क्वेश्चन किया आर्टिकल था। 370 के बारे में जब उनसे क्वेश्चन किया गया तो ही डॉज्ड द क्वेश्चन एंड ही सेड एट द टाइम नॉट अंडरस्टैंडिंग, ही वाज गेटिंग एवरीथिंग बट वहां पे वो जवाब नहीं दे पा रहे थे। देन दे मूव टुवर्ड्स कि जैसे ही हमारी सरकार आएगी तो हम स्टेटहुड को रीइंस्टेट But करेंगे। statehood has been promised by BJP as well. वही तो बात है कि जो चीजें आपको इंडिया अलायंस दे रहा है जम्मू कश्मीर के का नागरिक होने की हैसियत से, अगर आप देखेंगे कि दिस थिंग इज ऑलरेडी बीइंग प्रॉमिस्ड बाय द यूनियन होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, जब उन्होंने कहा कि पार्लियामेंट के अंदर की स्टेटहुड भी वापस आएगा और इलेक्शंस भी होंगे। जी। तो जब ये बात वहां पे हुई है, what is new that India Alliance has to propose and to give to the people of Jammu and Kashmir? There is nothing new. Yes. तो उसमें यही बात है कि जहां तक विकार रसूल ने भी एक बार ये बात कही कि जैसे ही हमारी कैबिनेट आएगी हम स्टेटहुड दे देंगे। तो आर्टिकल 370 के ऊपर अब बात कहीं पे खत्म हो गई है। यू हैव टू एक्सेप्ट इट दैट साइलेंटली इट हैज बीन पुश्ड बैक। और जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज है, देखिए अब इन पॉलिटिकल पार्टीज का जो भी अलायंसेस होते हैं, आई टोल्ड यू कि ये पॉलिटिकल इंटरेस्ट्स की वजह से ड्रिवन होते हैं। तो उसमें यही बात है कि अगर यहाँ की रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज इंडिया अलायंस के साथ मिली हैं तो उसका यही वजह है कि वो एनडीए के साथ तो नहीं जा सकते। जी। So there is no other option. They join forces आर्टिकल with 370 का क्या होगा? जिस तरह से आपने भी कहा कि राहुल गांधी जी ने क्वेश्चन डॉज किया, मैंने खुद वकार रसूल वानी से ये पूछा कि उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में मसला है, सुप्रीम कोर्ट देखेगी। हालांकि सैफुद्दीन सो जो एक लॉन्ग टाइम कांग्रेस में रह चुके हैं, मैंने उनसे ये बात कही कि सर आर्टिकल 370 की जो इनरोड्स है इसको ख़त्म करने के लिए वो सबसे पहले कांग्रेस ही ने, कांग्रेस इज़ द आर्किटेक्ट ऑफ इरोजन ऑफ आर्टिकल 370। आर्टिकल 370 एक बहुत बड़ा मुद्दा आने वाला है, अगले आने वाले चुनाव में बहुत बड़ा मुद्दा होगा। लेकिन आर्टिकल 370 के हवाले से क्या कांग्रेस कोई प्रॉमिस कर सकती है? कांग्रेस वापस लाएगी इसको? देखिए, कांग्रेस वुडंट वेंचर to utter a word about Article 370 because they know कि अगर आर्टिकल 370 के बारे में उन्होंने बात की तो जितना किया कराया उनका है पूरे रेस्ट ऑफ द कंट्री अपार्ट फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर, तो रेस्ट ऑफ द कंट्री में वो सारा बेड़ा गर्क हो जाएगा। सो उसके हिसाब से वो उसके ऊपर कोई बात नहीं करेंगे। और यहाँ आकर भी वो ये नहीं कह सकते कि आर्टिकल 370 अब आने वाला नहीं है। वो ये बात भी नहीं कह सकते क्योंकि द पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर जो है उनको भी जो अलायंस है, अलायंसेस भी लोकल अलायंस है, वो आर्टिकल 370 पे ही इलेक्शन लड़ रही है, तो उसका ये है कि उनको भी वो अपसेट करने की कोशिश नहीं करेंगी। तो उसी वजह से एक साइलेंस वहां पे है, आप कोई नहीं देखेंगे, आप एक चुप्पी देखेंगे। तो हालांकि यूनियन होम मिनिस्टर के ने जब आर्टिकल 370 एक्ट हुआ एंड आई विटनेस यूनियन होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एट टाइम सेड हम 2 घंटे यहाँ पे, एंड इट वाज an opportunity given to the opposition कि 2 घंटे हम बहस करेंगे कि आप इसकी इफादियत बताएं, आप ये बताएं कि दफा 370 क्यों रहना चाहिए। बट somehow जो वहां पे हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स थे, they chose to walk out of parliament instead of giving the and then they appeared to the media channels। और वहां पे वो दफा 370 के बारे में वो सारी बातें जो है गिनवाना स्टार्ट करें। तो जो प्लेटफॉर्म आपको दिया गया था, जो प्लेटफॉर्म जहां पे आप ये बात आपको बात रखनी चाहिए थी, आपने उसको यूज नहीं किया, आप किसी और जगह गए। एंड दैट वाज एक्चुअली कि यूनियन होम मिनिस्टर ने कहा कि देखिए ये ढांचा रह चुका है, तो आपने स्लोली एंड स्टेडली इसको इरोड किया हुआ है और कांग्रेस के ऊपर वो बात बनती है। कांग्रेस हैज बीन एन एक्टिव पार्टनर इन इरोडिंग आर्टिकल 370। तो वो भी किसी ना किसी दौर में ये चाहते होंगे कि ये आर्टिकल 370 हम एब्रोगेट ही कर दें। और अगर आपको याद है, गुलाम नबी आजाद साहब अभी भी, आज तो डीपैप में है, लेकिन उस वक्त वो कांग्रेस में थे एंड इट्स ऑन रिकॉर्ड ही जी लीडर ऑफ द अपोजिशन थे। और उस वक्त उन्होंने ये बात भी कही, अगर आप रिकॉर्ड्स देखें, एंड उन्होंने उस वक्त ये बात भी कही कि देखिए हम नहीं इसको संभाल रहे थे, हमने इसको डाइल्यूट नहीं किया था। डंके की चोट पे उन्होंने कहा कि हमने इसको डाइल्यूट नहीं किया था, आपको क्या जरूरत थी इस स्टेप को लेने की जी। तो दे वर एक्चुअली, कांग्रेस का जो मामला था कि वो ये चाहते थे कि ये स्लो एंड स्टेडीली, किसी को पता नहीं, स्टीलथली इसको खत्म किया जाए, इस तरीके का शो ना हो।
तो वही बात है। और वही इंडिया अलायंस के बारे में भी जम्मू एंड कश्मीर के लिए कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है कि वो करे, उसमें सिर्फ ये बात है कि इंडिया अलायंस बीजेपी को अपोज कर रहा है। दैट्स द ओनली थिंग रिमेनिंग। रिटर्निंग ऑफ स्टेटहुड और इलेक्शंस का, वो तो आज भी होगा, कल भी होगा, वो होने की बात है। वो चाहे अपोजिशन है चाहे रूलिंग पार्टी है, उन दोनों ने ही वादा किया है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे सीनियर सहाफ़ी और तज़किया निगार अज़हर हुसैन, और जिस तरह से आपने सुना कि किस तरह से इन्होंने बड़े ही सरल तरीके से इंडिया अलायंस की जो नुआंसेस हैं उन्हें हमें समझाया, और इस तरह के प्रोग्राम हम आगे भी करते रहेंगे, बस आपका साथ होना चाहिए। आप देख रहे हैं TWD हमारे स्टूडियो से, मेरे साथ मेरा कैमरामैन बिलाल बिन अकरम है, मैं अबरार मुत्तू हूँ श्रीनगर से। दीजिए इजाज़त, खुदा हाफ़िज़।